नमस्कार दोस्तों, दिशा ई राइज में आपका स्वागत है। आज हम दिशा ई राइज एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टेस्ट होगा राजस्थान ज्योग्राफी का होगा, जिसका सॉल्यूशन वीडियो आपको यूट्यूब चैनल दिशा ई राइज पे मिलेगा, वो निःशुल्क मिलेगा। जिस किसी भी साथी को अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो दिशा ई राइज एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हो। दिशा ई राइज एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको एप्लीकेशन का एक बार नाम लिख के बता देता हूं, देखिए, दिशा ई राइज, इस नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसी नाम से आपको यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इसके बारे में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो टेस्ट रहेगा आपका, ये रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी का। जो सर, आइए सर, जो आपको सर बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, राजस्थान भौतिक स्वरूप का जो टेस्ट हुआ आज, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आज जो टेस्ट हुआ उसमें आपने बहुत अच्छे से दिया होगा, और ये टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला है इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी डेप्थ में जाकर दिए गए हैं, है ना। उन प्रश्नों का जो स्तर है वो एक काफ़ी लेवल का है, और उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए, है ना, बनाई गई टेस्ट श्रृंखला है। तो आप ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से देखें, है ना। और अगर किसी ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं इसमें, तो मैं कहूँगा कि उसका सिलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक ही है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। अपन देखें कि भाई पहला प्रश्न जो है आपके सामने, कि पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती है। बात है कि पूर्वी सिरोही में, सिरोही की बात चल रही है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अपना राजस्थान है, अगर यहाँ हम देखें ये अपना सिरोही वाला पार्ट है, और सिरोही में ये वाला जो भाग है, इधर वाला जो उदयपुर से थोड़ा सा ये उदयपुर है, यहाँ राजसमंद है, राजसमंद के नीचे वाला जो क्षेत्र है यानी सिरोही का पूर्वी भाग जो है उसकी चर्चा चल रही है कि यहाँ पर जो उबड़ खाबड़ जो कटक है, यानी कटक का मतलब जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं फिलहाल, कि कमेंट में भी आप उत्तर लिखें, जिससे आपके क्लियरेशन रहे कि हम क्या उत्तर दे रहे हैं और क्या होना चाहिए। कि साहब, पहला ऑप्शन है गिरवा, दूसरा है भाकर, तीसरा मगरा और चौथा है नाल। जैसा कि आप जानते हैं, गिरवा उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम गिरवा कहते हैं। उदयपुर की पहाड़ियां हैं गिरवा, तो जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां होती है उन्हें स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं, गिरवा। और जो भाकर है ना, भाकर क्या है, कटक, उबड़ खाबड़ कटक क्या कहलाते हैं, भाकर कहलाते हैं। ध्यान रखना, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं या जो तीव्र ढाल वाली जो कटक हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम भाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाकर होगा, है ना। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम बढ़ते हैं, कि थार मरुस्थल के संबंध में, थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तत्व सही नहीं है। थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तत्व सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वो आंसर निकालने हैं जो थार मरुस्थल के बारे में सही नहीं है, गलत है। कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है यह है, यानी थार का मरुस्थल क्या है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। दूसरा ऑप्शन है यहां का ढाल उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। भाई सिंपल और सरल सी बात है, ये एक बार थार का मरुस्थल आप देख ले, है ना। आप अगर थोड़ा इसको सचित्र ध्यान में रखेंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रहेंगी। ये अपना थार का मरुस्थल है, ये उत्तर है ना, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया और ये अपना दक्षिणी पश्चिमी हो गया। ये कह रहा है कि साहब ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, तो देखिए कि ढाल उत्तर पश्चिम से है क्या इसका, ये उत्तर और पश्चिम से क्या दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है क्या इसका, क्या ढाल इधर है इसका, है ना। तीसरा है कि बबूल, भोग, डोकरा वगैरह यहाँ के प्रमुख वृक्ष है ना। ऐसे कोई वृक्ष होते ही नहीं है, डोकरा बबूल, है ना, बबूल होता है केवल, और बाकी ये पिंट मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है। फिर है पांचवा ऑप्शन, बाजरा, मोट और ग्वार यहाँ की प्रमुख
फसलें हैं। अब आपको सही आंसर यहां का देखना कि कौन सा सही होगा। तो ध्यान देना कि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला बिल्कुल सही है कि यहां पर सबसे ज्यादा आबादी विश्व में निवास करती है थार के मरुस्थल में। दूसरा है अन्य जो मरुस्थल है, चाहे कोई सा मरुस्थल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ले लो, चाहे एशिया के मरुस्थल ले लो, या अन्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में कोई सा मरुस्थल ले लो, उन सब में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो कहां पर है, अपने थार के मरुस्थल में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊंचाई सही नहीं है ना। नेक्स्ट है कि यहां का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, जो कि गलत है क्योंकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यहां का ढाल नहीं है भाई। यहां का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नहीं है, बल्कि किधर है, क्योंकि यहां नागौरी उच्च भूमि है। यहां कौन सी भूमि है, नागौरी उच्च भूमि, उसका ढाल थोड़ा सा तिरछे की ओर है, मतलब कि ये हम दक्षिण पश्चिम की ओर कर सकते हैं, लेकिन बाकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नहीं हो सकता। ये ढाल किधर होगा साहब, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट हम देखें बबूल वगैरह यहाँ के प्रमुख वृक्ष है, तो बबूल तो है लेकिन बाकी कोई वृक्ष यहाँ पर होते ही नहीं है, तो ये अपने आप ही गलत हो गया और ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा, यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है, बिल्कुल यहाँ की जलवायु शुष्क है और विषम भी है। बाजरा, मोठ, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें, बिल्कुल सही है, बाजरा, मोठ, ग्वार यहाँ की क्या है, प्रमुख फसलें। तो सही आंसर क्या होगा, 2 और 3। कहां है अपना 2 और 3, ये ध्यान दें। तो ध्यान रखना कि बी इसका सही आंसर है। जिसने भी इसका सही आंसर किया है ना, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनका सिलेक्शन बहुत ही, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट हम देखें तीसरा प्रश्न जो है कि निम्नांकित में से त्रिहद के बारे में सत्य कथन है। त्रिहद क्या है, ध्यान देना, एक छोटा सा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तमान की एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है कि त्रिहद क्या है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन देखें कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों की सीमाओं का मिलाने वाला स्थान है। दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा जिले का सबसे उच्चतम स्थान है, राज्य का सबसे उत्तरी सीमावर्ती गांव है और अरावली पर्वतमाला में स्थित एक पर्वतीय स्थल है। इनमें सत्य कथन बताना है इन तीनों में से। तो पहला कथन है कि राजस्थान, ये देखो थोड़ा सा, त्रिहद क्या है, ये अपना राजस्थान है। यहां हम देखें तो यहां पर जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में आता है त्रिहद, यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, त्रिहद, इसको बोलते हैं त्रिहद। त्रिहद जो है इधर से अगर हम देखें, राजस्थान तो है ही है, राजस्थान तो है ही है, ये मध्य प्रदेश आ गया इस साइड में, इस साइड में क्या आ गया, गुजरात आ गया। तो इन तीनों को मिलाने वाला एक जगह आती है, उसको बोलते हैं हम त्रिहद। तो त्रिहद पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश तीनों राज्यों की सीमाओं का मिलाने वाला स्थान को हम क्या कहते हैं, त्रिहद। क्या कहते हैं भाई, त्रिहद कहते हैं। दूसरा ऑप्शन एक बार देखें कि बांसवाड़ा जिले का सबसे उच्चतम स्थान, गलत है बिल्कुल, क्योंकि यह बांसवाड़ा जिले का सबसे निम्नतम स्थल है। बांसवाड़ा जिले का सबसे निम्नतम स्थल है। तलवाड़ा झील जो है ये हनुमानगढ़ जिले की या पूरे राजस्थान की सबसे निम्नतम है, बल्कि ये निम्नतम स्थल केवल बांसवाड़ा का है, त्रिहद। तो बांसवाड़ा का सबसे क्या आएगा यहां पर, निम्नतम, जो कि गलत हो गया उच्चतम लिखने के कारण। ठीक है, राज्य का सबसे उत्तरी सीमावर्ती गांव, बिल्कुल गलत है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है, तो उत्तरी सीमावर्ती गांव तो इधर होना चाहिए, यहां नहीं हो सकता। चौथा है अरावली पर्वतमाला में स्थित एक पर्वतीय स्थल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि साहब राइट क्या है ये, इसलिए अपने आप ही गलत हो गया। कुल मिलाकर के पहला आंसर बिल्कुल सही है। तो ये त्रिहद का थोड़ा ध्यान रख लेना, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक्स में साफ तौर पर दिया गया है ना, वहां से ये प्रश्न उठाया गया है। चौथा जो प्रश्न है वो है थार के मरुस्थल के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। थार के मरुस्थल के बारे में आपको सही कथन बताना है कि महान मरुस्थल का 41.5% भाग बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। भाई महान मरुस्थल का ध्यान देना, क्या महान मरुस्थल का 41.5% भाग बालू का स्तूप है, पहला पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है यहां पर सेवर्ण प्रारूप, कौन सा प्रारूप है ये, सेवर्ण प्रारूप आकृति के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहां का सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। चौथा है सीफ बालू का स्तूप पैराबोलिक का ही एक भाग है। कुल मिलाकर के इनमें से सत्य कथन बताना है। तो ध्यान देना भाई, ये प्रश्न लिखने में मिस्टेक हुई है, यहां असत्य कथन, यहां कौन सा कथन, असत्य, क्योंकि इसमें 3 सत्य है भाई, है ना, एक ही असत्य कथन है। तो आप देख लेना कि थार के मरुस्थल के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें डी सही आंसर होगा, सीप बालू का स्तूप पैराबोलिक का एक भाग
नहीं होता है, बल्कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप का भाग होता है। जो पवनानुवर्ती बालुका स्तूप होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, उन तीनों में से पहला पार्ट जो होता है वो सीफ होता है। सीफ बालुका स्तूप पैराबोलिक का एक भाग नहीं है। ध्यान दें, थोड़ा सा इस प्रश्न को हम और समझ लें अच्छे से, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि थार के मरुस्थल के बारे में असत्य कथन कौन सा है कि भाई महान मरुस्थल का 41.5% बालुका स्तूप मुक्त है। देखो, जो थार का मरुस्थल है उसमें 2 पार्ट हैं। थार के मरुस्थल के कितने पार्ट हैं भाई? 2 पार्ट हैं। एक तो है बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त, और एक है बालुका स्तूप युक्त। भाई बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त, तो मुक्त प्रदेश तो है 41.5% और युक्त है 58.5, है ना। आगे आप शून्य लगा सकते हो, है ना, 50-50। तो जो बालुका युक्त है वो कितना है? 58, और बालुका मुक्त कितना है? 41। तो बिल्कुल सही है पहला आंसर कि महान मरुस्थल का 41.5% भाग क्या है? बालुका स्तूप मुक्त है। दूसरा है, यहां पर सेवर्ण प्रारूप आकृति के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। सेवर्ण बिल्कुल पाए जाते हैं, यहां पर सेवर्ण आकृति के या सेवर्ण प्रारूप आकृति के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। क्या होता है सेवर्ण प्रारूप? तो ध्यान देना, जो अपनी हेयर पिन होती है उसी का नाम है सेवर्ण। हेयर पिन को ही हम क्या बोलते हैं? सेवर्ण। और यहां हेयर पिन बालुका स्तूप पैराबोलिक को बोलते हैं। हेयर पिन वाले बालुका स्तूप कौन से हैं? पैराबोलिक हैं। तो कुल मिलाकर चाहे आपको नाम हेयर पिन बालुका स्तूप मिले कि हेयर पिन प्रारूप आकृति के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ये बोले, चाहे पैराबोलिक आकृति बोले या फिर सेवर्ण बोले, एक ही बात है। इसी का एक पर्यायवाची है सेवर्ण, कि यहां पर सेवर्ण प्रारूप आकृति के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, यहां सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। भाई सोडियम क्लोराइड क्यों? नागौरी उच्च भूमि, लवणता की अधिकता है ना, तो नागौरी उच्च भूमि में सोडियम क्लोराइड ज्यादा पाया जाता है, लवण ज्यादा पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है ये कथन भी कि सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। तो ऊपर वाले तीनों कथन बिल्कुल सही है। बल्कि सीफ बालुका स्तूप पैराबोलिक का भाग नहीं है। किसका भाग है ये? पवनानुवर्ती बालुका स्तूप या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं, उनका एक पार्ट आता है सीफ। ठीक है भाई। प्रश्न आता है अगला, चौथा। ध्यान देना, इस प्रश्न पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां विस्तृत है। भाई मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? सॉरी भाई, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सिंपल और सरल। पहला ऑप्शन है जालोर सिरोही, दूसरा ऑप्शन है कोटा झालावाड़, तीसरा कोटा बूंदी, चौथा पाली झालावाड़। तो निश्चित रूप से मुकुंदवाड़ा, कोटा आपको नाम समझ में आ ही रहा है। इसके अलावा कोटा के पास वाला इलाका झालावाड़, है ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो कोटा और झालावाड़ में, है ना। बाकी ऑप्शन ऐसे ही हैं जो कि गलत है बिल्कुल। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? कोटा और झालावाड़ में। आपने अबली मीणी का महल सुना होगा। अबली मीणी का महल कहां है? अबली मीणी का महल कोटा में, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में, जिसे हम राजस्थान का मिनी ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं भाई? मिनी ताजमहल, है ना। 5वां प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें कतई माथापोड़ी नहीं है। 6वां प्रश्न, ऊपर माल क्या है? भाई ऊपर माल क्या है? तो ध्यान देना, ऊपर माल है, ऑप्शन है 4 की उदयपुर का भोराट का पठार है, आबू क्षेत्र का पठारी भाग है, नागौरी उच्च भूमि है, या चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है। सिंपल सी बात है, आप ऊपर माल जागीर के बारे में सुनते हो, बिजोलिया किशोर आंदोलन जब आप पढ़ते हो तब ऊपर माल की जागीर, तो वो चित्तौड़गढ़ में आता है, मेवाड़ रियासत में आती है, तो चित्तौड़गढ़ में तो है ही है। बाकी यहां देखते ही आपको पता चल जाए चित्तौड़गढ़ है और साथ में भीलवाड़ा दे रखा है। तो चित्तौड़गढ़ में जो भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का हिस्सा, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो भाग है, ये क्या कहलाता है भाई? ऊपर माल। क्या कहलाता है? ऊपर माल। तो सिंपल और सरल सी बात है ना, कि ऊपर माल क्या है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है। 7वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? इनमें से आपको बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे कौन से हैं। अरावली की बात चल रही है ना। पहला ऑप्शन है थागाला और मानाला, दूसरा है केवड़ा किनाल, देसूरी किनाल, हाथी घोड़ा किनाल, तीसरा ऑप्शन है देसूरी किनाल, शिव किला दर्रा, चौथा है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, इनमें से बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे कौन से हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवड़ा किनाल
देसूरी की नाल और हाथी घोड़ा की नाल अरावली के दर्रे हैं। केवड़ा की नाल, देसूरी की नाल और हाथी घोड़ा की नाल कहां के दर्रे हैं? अरावली के, दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। जबकि जो थागाला है, कौन सा ला है? थागाला है और मानाला है भाई, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। थागाला और मानाला कहां के दर्रे हैं? उत्तराखंड में। अगर आपने पढ़ा हो, उत्तराखंड के दर्रे हिमालय प्रदेश में आते हैं, और हम विशेष रूप से कुमायूं श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? कुमायूं श्रेणी में। तो इसमें एक तो आता है थागाला, थागाला, एक आता है टसंगचूकला, टसंगचूकला, एक आता है मलिंगला, मलिंगला, एक आता है मानाला, एक आता है नीतिला, एक आता है लिपुलेख ला। सीधा प्रश्न और सरल सा प्रश्न है कि भाई पहला ऑप्शन थागाला और मानाला दर्रे अरावली के नहीं है बल्कि हिमालय की कुमायूं श्रेणी के हैं। थागाला, टसंगचूकला, मलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेखला, ये जो 6 दर्रे हैं ये उत्तराखंड में आते हैं। कहां आते हैं? उत्तराखंड में। आपको मैंने कभी ऑफलाइन क्लास में बताया होगा कि साहब एक छोटी कहानी सुनाई होगी जिसमें आपको दर्रे याद करवाए थे कि एक बार की बात है, एक बार की क्या है भाई? बात है ना, भारत और श्रीलंका के मध्य मैच होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या होता है भाई? एक मैच होता है क्रिकेट का, और बहुत फेमस उस समय एक खिलाड़ी होता था मलिंगा, है ना, और भारत की तरफ से खेलता था धोनी, है ना, और जबरदस्त खेलते थे साहब। धोनी की बैटिंग सीधे हेलीकॉप्टर शॉट और मलिंगा की बॉलिंग जो कि कई दूर से, है ना, लंबी दूरी से वो बॉलिंग लेकर आता था साहब। कुल मिला करके थोड़ा नॉर्मल वे में ध्यान रखना आपको कि जब मलिंगा बॉलिंग लेकर आया, धोनी ने कहा कि भाई, है ना, मलिंगा जब बॉलिंग लेकर आया, धोनी ने कहा कि भाई गुगली गुगली फेंकना, ज्यादा तेज मत फेंकना, क्योंकि तुझे पता है तू तेज फेंकेगा, दूर से आएगा, बाउंड्री लाइन के पार से आएगा तो भी छक्का जाएगा, मतलब कि हेलीकॉप्टर शॉट लगेगा, और तू यहां से फेंकेगा तो भी हेलीकॉप्टर शॉट लगेगा, है ना। मलिंगा नहीं माना साहब। मलिंगा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार तो स्टंप उड़ा के रहेंगे। मलिंगा पहली बॉल लेकर आया, धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया। दूसरी बॉल लेकर आया, धोनी ने फिर हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया। तीसरी बॉल लेकर आया, फिर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा। अब मलिंगा क्या कर गया? थक गया। मलिंगा क्या कर गया? थक गया। अब कोई आदमी थक जाता है, अपने यहाँ खाई वगैरह देते हैं, है ना, खाई वगैरह देवो, डोलो देवो, तो उस समय मलिंगा क्या गया? थक गया। डोला देते समय आप क्या करते हो? हैं टसकने लगते हो, है ना, कि साहब अब मलिंगा क्या करने लगा? टसकने लगा। कौन भाई? मलिंगा। ध्यान रखना, मलिंगा अब क्या कर गया? क्योंकि भाई लंबी दूरी से वो बॉलिंग करता है, लंबी दूरी से वो एक बाउंड्री लाइन से दौड़ कर आता है, फिर बॉल फेंकता है। तो मलिंगा क्या कर गया भाई? थक गया, टसकने लगा। कौन? मलिंगा। अब मान गया, अब मान गया भाई। धोनी ने जो बातें कही थी वो अब मान गया। कौन सी बात? नीति की बात। कहां लिखी हुई है? जो लेखों में लिख दी बाद में कि भाई साहब ये बात तो ध्यान में रखनी है, धोनी सामने हो तो अपने को ज्यादा माथापुड़ी नहीं करनी है, हेलीकॉप्टर शॉट तैयार रहते हैं। तो ध्यान रखना, मलिंगा अब थक गया, टसकने लगा। कौन? मलिंगा अब मान गया। कौन सी बातें? नीति की बातें, जो कहां लिखी हुई है? लेखों में लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, थागाला और मानाला दर्रे कहां है? उत्तराखंड में है, अरावली के नहीं है बल्कि हिमालय के हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? बी। केवड़ा किनाल, देसूरी किनाल, हाथीघोड़ा किनाल क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं भाई? अरावली पर्वत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 8वां प्रश्न कि लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार कहां पर है भाई? है ना, बहुत सिंपल, बहुत सरल सा प्रश्न है। राजसमंद झील के आसपास है क्या? नहीं है, राजसमंद झील के पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन नंदसमंद झील, तीसरा जयसमंद झील के आसपास, चौथा है जयसमंद झील के पश्चिम की ओर फैला हुआ, है ना। ये विचलित ऐसे लिख दिया है, थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है कि जयसमंद झील के पश्चिम की ओर विस्तृत है। ये क्या है? विस्तृत कटा फटा पठार, विस्तृत कटा फटा पठार। ध्यान रखना, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? सी। क्यों होगा? क्योंकि ये जयसमंद झील के पश्चिम की ओर नहीं है बल्कि जयसमंद झील के कहां है? ये पूर्व की ओर है। किधर है भाई? ये पूर्व की ओर है। जयसमंद झील के पूर्व की ओर एक विस्तृत कटा फटा पठार है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। कौन सा भाई? लसाड़िया का पठार। तो ध्यान रखना, यहां पूर्व आता तो अपना ये सही हो जाता, लेकिन यहां पूर्व नहीं है, तो एक ही बचा है ऑप्शन। जयसमंद झील के आसपास जो पूर्व में फैला हुआ पठार है वो क्या है? कहलाता है भाई लसाड़िया का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है वो?
लसाड़िया का पठार। अगला प्रश्न है 9वां, आपकी टेस्ट सीरीज में बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, ज्यादा माथाकुड़ी नहीं है, आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हो। डग गंगधार की उच्च भूमि स्थित है। डग गंगधार की उच्च भूमि कहां पर है? चांदबाड़ी में, रामगढ़ में, जेतावास में, साबाद में। ये प्रश्न बहुत डेप्थ में जाकर के, डग गंगधार सरल है लेकिन ऑप्शन देखें तो ये बहुत ज्यादा डीपली है प्रश्न, है ना। यहां थोड़ा सोचना। चांदबाड़ी, चांदबाड़ी खानपुरा में आती है। खानपुरा कहां है? झालावाड़ में। भाई चांदबाड़ी कहां आती है? खानपुरा में, और खानपुरा कहां है? झालावाड़ में। तो पहला ऑप्शन है चांदबाड़ी में क्या डग गंगधार की उच्च भूमि है? डग गंगधार की उच्च भूमि क्या झालावाड़ में है? तो बिल्कुल डग गंगधार की उच्च भूमि कहां है? झालावाड़ में है, और वो चांदबाड़ी में ही है। दूसरा रामगढ़, ये 12 में आता है, जेतावास पाली में आता है, साबाद 12 में आता है, इसलिए इनमें तो होनी ही नहीं है ना। कुल मिलाकर के डग गंगधार की भूमिका झालावाड़ में है और चांदबाड़ी क्षेत्र में आती है। डग गंगधार कहां आती है? चांदबाड़ी क्षेत्र में आती है। तो ये 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न है पोतवार का पठार कहां है? ध्यान देना भाई, पोतवार का पठार कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर है, दूसरा अरावली के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर है, तीसरा अरावली के पूर्वी छोर पर है, चौथा अरावली के पश्चिमी छोर पर है। इनमें से आपको सही आंसर बताना है पोतवार का पठार कौन सा है। ये अपनी जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, इसका ये छोर आता है पूर्वी छोर, जहां पर सीकर है और झुंझुनू है। सीकर झुंझुनू है, ये सीकर, ये झुंझुनू, ये बाकी अलवर आ जाता है, इधर जयपुर आ जाता है ना। तो यहां पर जो सीकर, झुंझुनू, अलवर, ये जो पठार है यहां पर छोटे, है ना, ये अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे पठार फैले हुए हैं, इनको बोला जाता है पोतवार का पठार। क्या बोला जाता है भाई? पोतवार का पठार। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पोतवार का पठार कहां है, तो अरावली के ये उत्तरी, ये पूर्वी, यानी उत्तरी पूर्वी छोर में आता है पोतवार का पठार। तो सही आंसर कौन सा है? पहला, कि पोतवार का पठार कहां है? अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर है पोतवार का पठार। 11वां प्रश्न आता है कि निम्न में से रायोलाइट लावा समूह से निर्मित कौन सी पर्वतमाला है? भाई रायोलाइट लावा समूह से निर्मित कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो ध्यान देना कि रायोलाइट चट्टानों से जो बनती है पर्वत श्रृंखला, वो है अपनी मालानी, जो बाड़मेर में आती है। कौन सी आती है भाई? मालानी है, और मालानी कहां पर है? बाड़मेर में। ध्यान देना, मालानी कहां पर है भाई? बाड़मेर में आती है मालानी पर्वत श्रेणी। ये रायोलाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ध्यान रखना 11वें का आंसर सही कौन सा होगा? पहला, मालानी श्रेणी। 12वां प्रश्न है बोलसोन क्या है? बोलसोन क्या है? तो ध्यान देना, बोलसोन इनमें से क्या है कि पर्वतों से घिरा हुआ आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, या पर्वतीय समूह को घेरा हुआ जल प्रवाह क्षेत्र, है ना। इंदिरा गांधी नहर का हिस्सा है, चलो ये तो होना ही नहीं है। मेंढा नदी का द्वीप होता ही नहीं है। दो में से एक आपको लगाना है कि पर्वतों से घिरा हुआ, चारों तरफ पर्वत है और बीच में जो जल है, क्या उसे आप बोलसोन बोलते हो, या पर्वत खड़ा है और उसके चारों तरफ जल है, उसे आप बोलसोन बोलोगे, है ना। तो ध्यान रखना, जल के चारों तरफ जब पर्वत हो, है ना, पर्वतों से जो घिरा हुआ जलीय क्षेत्र हो, छोटा आंतरिक जल क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं हम? बोलसोन। क्या बोलते हैं भाई? बोलसोन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला। 13वां प्रश्न है उदयपुर के आसपास की तस्ती नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था, है ना, भाकर वहां पर थी, और यहां पर कौन सी है? गिरवा। कौन सी है भाई? गिरवा सही आंसर है। इसका आंसर सही कौन सा होगा? गिरवा, है ना। इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई? गिरवा होगा, कि उदयपुर के आसपास की तस्ती नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हम गिरवा कहते हैं। 14वां प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है निम्न में से? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, दूसरा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, तीसरा है 23 डिग्री 30 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, चौथा है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 दक्षिणी अक्षांश, है ना। इनमें से आपको उत्तर देना है। तो पहले देखो 23 डिग्री 3 से राजस्थान जो है अपना, ये ध्यान देना आप, ये अपना 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के बीच में है। तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और सही आंसर क्या होगा? पहला ही इसका सही आंसर है। ज्यादा नीचे जाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं,
है ना। फिर अब 15वां प्रश्न है कि राजस्थान में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है ना। अंतिम प्रश्न इस टेस्ट श्रृंखला का है ना कि राजस्थान में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है। कौन से बालू का स्तूपों को हम पवनानुवर्ती बोलते हैं? तो मैंने पहले स्टार्ट में बताया था, सिर्फ बताया था तब कि भाई पवनानुवर्ती हम किसको बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को ही पवनानुवर्ती कहा जाता है, रेखीय कहा जाता है। इसी के 3 टाइप हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों को ही क्या बोलते हैं? हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। तो मित्रों विशेष रूप से आप ध्यान रखना भाई, ये टेस्ट श्रृंखला बहुत ही छोटी और बहुत ही सरल थी। 15 प्रश्न है और 15 प्रश्नों में 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो काफी सरल हैं, 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो काफी डेप्थ में हैं, और 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो मध्यम है ना, थोड़ी बहुत जिसने पढ़ाई की है वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सॉल्यूशन है। और बाकी रोजाना जो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, है ना, उसकी रोजाना 8 बजे आपको सॉल्यूशन क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, आप ऑल द बेस्ट, सभी टेस्ट दें और अपनी सफलता को आगे की ओर बढ़ाएं। दिशा ई-राइज जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर ले, लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, है ना। दिशा ई-राइज यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्राइब होना ही चाहिए और बेल आइकन जो घंटी है वो जरूर दबा ले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।